नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात संत कबीर नगर की, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 245 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है और शिलान्यास भी। सीएम ने संत कबीर नगर में नवनिर्मित जिला कारागार का लोकार्पण किया, साथ ही कई अन्य योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। इसके अलावा सीएम योगी कुशीनगर के रामकोला विधानसभा क्षेत्र में 56 करोड़ 44 लाख 78 हजार रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए नजर आए। इसमें पेयजल से संबंधित जल निगम की 18 परियोजनाओं और जिला पंचायत के विश्राम स्थल निर्माण की परियोजनाएं शामिल हैं। संत कबीर नगर में सीएम योगी ने संबोधन के दौरान कहा कि यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज और एम्स बनाया जाएगा। गोरखपुर में एम्स लगभग तैयार हो चुका है। लगभग हर जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने की स्थिति में सरकार है। गोरखपुर में बिहारी मेडिकल कॉलेज एक नए रूप में आज जनता की सेवा कर रहा है। गोरखपुर में एम्स भी बन करके लगभग तैयार है। बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स का उद्घाटन का कार्य संपन्न होने जा रहा है। आज देवरिया में मेडिकल कॉलेज, आज कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज और विगत सत्र में तो हम लोगों ने बस्ती का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ भी कर दिया है। एमबीबीएस की प्रवेश भी वहां पर प्रारंभ हो गए हैं। आज गोंडा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बलरामपुर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बहराइच का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है। कोई भी ऐसा जनपद नहीं बचेगा। सरकार एक नई नीति लेकर के आ रही है। भाइयों बहनों, पहले नौकरी गिरवी रख दी जाती थी। एक परिवार नौकरी निकलती थी, उसके परिवार के सभी सदस्य नौकरी को गिरवी पर रख करके जगह जगह वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे। आज कोई नौकरी को नीलाम करने का प्रयास करेगा तो नौकरी तो नहीं नीलाम कर पाएगा, अपने घर को जरूर नीलाम करवा देगा। पहले माफिया सत्ता का संचालन करते थे और सत्ता इनकी शागिर्द बन करके इनके सामने दुम दबा करके चलती थी। आज इन माफिया और अपराधियों के घरों पर अवैध कमाई पर जब सरकारी बुलडोजर चलता है तो आप भी देखते होंगे कि माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एक विज्ञापन को लेकर विपक्षी दलों ने हमला बोला हुआ है। विज्ञापन में जिन तस्वीरों को लगाया गया है वो तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कोलकाता की बताई जा रही हैं। इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस, सपा सहित कई विपक्षी पार्टियों ने सूबे की सरकार पर निशाना साधा घेर लिया। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री के झूठ की फिर से पोल खुल गई। विज्ञापनों में जनता का पैसा पानी की तरफ बहाने वालों के पास दिखाने के लिए अपना किया कोई काम तक नहीं है, तो कोलकाता में हुए निर्माण की तस्वीर छापकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। शर्मनाक। ये झूठ बोलने में नंबर 1 है भाजपा सरकार, जिसके दिन है बचे 4। अब आम आदमी पार्टी पीछे कैसे रहती है? आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, ऐसा विकास ना सुना होगा ना देखा होगा। कलकत्ता का फ्लाईओवर खींचकर लखनऊ ले आए हमारे सीएम आदित्यनाथ जी। भले ही विज्ञापन में ले आए, लेकिन लाए तो सही। बीजेपी ने भी सफाई दी। इसका खंडन करते हुए बीजेपी ने ट्वीट करते हुए कहा, भेड़ चाल में झूठ की बुनियाद पर खड़ी पार्टी दूसरों पर आरोप लगाने लगे तो ये तय हो जाता है कि उन्हें अपनी हार दिख रही है और हड़बड़ी में बच्चों से गलती हो जाती है। सच्चाई आपके सामने है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सियासी घमासान मचा हुआ है तो राजधानी का रुख करना लाजमी है। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है पोस्टर को लेकर के, अब ऐसे में आम आदमी पार्टी, सपा,
तृणमूल, कांग्रेस सबने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। देखिए पूजा, सही बात है कि जिस तरीके से एक अंग्रेजी परिवार जो पेपर है उसने एक एड छापा था मुख्यमंत्री का, जिसमें बाहर की तस्वीरें लगाई गई थी और उसमें मुख्यमंत्री की तस्वीर छपी हुई थी। यानी कहीं न कहीं कुछ जरूर गलती हुई होगी किसी से, या फिर एजेंसी से हुई होगी, या फिर पेपर जो संस्थान उससे हुई होगी। उसके बाद ये खबर छपने के बाद जो राजनीति में एक गर्माहट उत्तर प्रदेश में पैदा हो गई, सभी जो विपक्षी पार्टियां वो सरकार को घेरने में लग गई। हालांकि उस जो पेपर जिस पेपर ने उस एड को छापा था, सोशल मीडिया पर उनकी भी खंडन आ गया, प्रतिक्रिया आ गई कि उनकी गलती से ऐसा हुआ है। लेकिन फिलहाल जब बाढ़ जो तीर से निकल जाता है तो उसको वापस नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से लगातार जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां कहीं न कहीं हमलावर हैं सरकार पर, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को विकास को लेकर या फिर अभी तक जिस तरीके से पार्टियां हमलावर होती हैं, उनको एक बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया और उस पर हमलावर हो गई। लगातार जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही, चाहे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। पूजा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो पोस्टर वॉर लगातार जारी है और अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस जी के जंजाल से बीजेपी निकल कैसे पाती है। प्रियंका गांधी का राजधानी लखनऊ में मेगा मंथन लगातार जारी रहा। प्रियंका लगातार पार्टी के जोन पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करती रही। प्रियंका गांधी लगातार आगामी यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति तैयार कर रही हैं और पार्टी की तैयारियों को धार देने की कोशिश भी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सिर्फ विपक्षी पार्टियों से ही लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने वजूद की भी जंग है। इसी कारण से कांग्रेस अब यूपी में राजनीतिक बिसात सहेजने की फिक्र उसमें नजर आती है। यही वजह है कि करीबन साल भर बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 12 सितंबर यानी कि आज रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं। इस दौरान वो अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र का भ्रमण ही नहीं कर रही हैं, बल्कि विधानसभा चुनावों के लिए दावेदारों की नब्ज टटोलने का भी काम कर रही हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। गाजे बाजे के साथ गाड़ियों के हुजूम में क्षेत्रों का दौरा शुरू हो गया है। अपने नेता तक पहुंचकर जान पहचान बनाने की जद्दोजहद जारी है। जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूर से ही माला फेंककर उनको अपनी मौजूदगी की सलामी दे रहे हैं। और भीड़ तो इतनी है कि कोरोना वायरस भी शर्माकर नई नवेली दुल्हन की तरह घूंघट में अपना मुंह छिपा ले। तस्वीरें रायबरेली की है, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपनी सियासत की विरासत को सजेहने के लिए पहुंची हैं। रायबरेली जिले में बॉर्डर पर प्रवेश करते ही प्रियंका गांधी ने सबसे पहले चुरबा स्थित हनुमान मंदिर पर अपना मत्था टेका और पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर के पुजारी से आशीर्वाद भी लिया। प्रियंका के आगमन से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायबरेली की सड़कें होर्डिंग्स और बैनरों पोस्टर से पाट दी। नंबर बनाने की ऐसी होड़ मची कि कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। हमको बचाते भी नहीं है, मुझसे कह रहा है कि बताइए मैं प्रदेश महासचिव हूँ, मुझसे कह रहा है। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में 2022 के चुनाव के मंथन के लिए ग्राम पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत और पूर्व विधायकों के साथ संभावित प्रत्याशियों के साथ बैठकें की। साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारों की नब्ज टटोलने और तैयारियों की भी जानकारी ली। इससे पहले प्रियंका ने राजधानी लखनऊ में पार्टी के जोन पदाधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें की, जिसमें पार्टी के आगे के कार्यक्रम को लेकर मंथन किया गया। कांग्रेस के इस मंथन में यात्रा का अमृत निकल कर सामने आया है। कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे नाम से यात्रा निकालेगी। ये यात्रा पूरे प्रदेश में करीब 12,000 किलोमीटर तक निकाली जाएगी, जो सूबे के सभी कस्बों और बड़े गांवों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस योगी सरकार की कर्मठता, वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, महंगाई, महिला हिंसा जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में यात्रा निकालेगी। ये यात्रा जनाक्रोश को स्वर देगी और जनता के बीच कांग्रेस के असल विकल्प होने का दावा पेश करेगी।
इसके अलावा प्रियंका गांधी की बैठक में ये तय हुआ कि पार्टी में चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के बराबर 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे, जिसका मकसद जाति समीकरण बैठाने की कोशिश है। इस वर्किंग प्रेसिडेंट के जरिए सभी जातियों को साधने की कोशिश होगी। चारों वर्किंग प्रेसिडेंट के नामों का जल्द ऐलान किया जाएगा और उन्हें जोन वाइज जिम्मेदारी देकर मैदान में उतारा जाएगा। कांग्रेस के सामने इस बार चुनाव में न सिर्फ विपक्षियों से लड़ने की चुनौती है, बल्कि उत्तर प्रदेश में उसके खुद के वजूद की भी लड़ाई है। यही वजह है कि कांग्रेस की महासचिव लगातार मैराथन बैठकें कर रही हैं। जनता टीवी न्यूज डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। सूबे में इस समय तांडव जारी है मौत के बुखार का। जी हां, फिरोजाबाद में डेंगू और बुखार का कहर लगातार तेजी से जानलेवा बनता जा रहा है। बच्चों को ये अपना शिकार तेजी से बना रहा है। ऐसे में शनिवार को 12 और मौतें हो गई। एक दिन में ये सबसे ज्यादा मौतों का रिकॉर्ड है अब तक। इसके साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या जनपद में 125। सुहाग नगरी में बुखार और डेंगू से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो वहीं प्राइवेट चिकित्सकों से दवा लेने वाले बच्चों की भी जान पर बनाई है। मृतकों के परिजनों ने बताया कि परिवार के अन्य सदस्य भी बुखार की जद में हैं। मौतों के बाद परिवार टूट सा गया है। बुखार और डेंगू से 2 महिलाओं की मौत हो गई। विधायक उनके परिवारों में पहुंचे। उन्होंने बताया बुखार और डेंगू से ज्यादातर मौतें हो रही हैं। आपको बता दें, इस कहर का शिकार सिर्फ फिरोजाबाद ही नहीं बल्कि कई और शहर हैं, जिनमें आगरा, कासगंज, अमरोहा, फिरोजाबाद जैसे तमाम शहर, लखनऊ, और ये आज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड तक पहुंची है। देहरादून में भी 15 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। फिरोजाबाद से दीपक भारद्वाज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लाइव। दीपक, क्या कुछ अपडेट है? फिरोजाबाद का हाल जो है वो बदहाल बना हुआ है। मौत का तांडव बदस्तूर जारी है। मैं बता दूं कि आज से हम 30 दिन पहले के 30 अगस्त की बात करें तो यहाँ पे यूपी अपराध का आना हुआ था और लोगों को ये उम्मीद थी कि कहीं न कहीं यहाँ पर गिरावट होगी, लेकिन व्यवस्था सारी की सारी वही की वही है। हालात ये है कि 397 और 400 से नीचे आंकड़ा जा ही नहीं रहा है। कभी 450 तक ये आंकड़ा पहुंचता है। वही अगर डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज भी केस काफी हो रहे हैं, लेकिन बढ़ोतरी की हम बात करें वहीं तो बराबर डेली 130, 140, 150 तक डेली मरीज नए बनके नए तैयार हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं पूरे स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूले हुए हैं। और यही नहीं, अब तक फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज में जो यथा स्थिति थी, अब वो कहीं न कहीं बढ़कर सबसे बड़ी बात है दीपक, आईसीएमआर की टीम पहुंची, चिकित्सकों का पूरा जत्था, पूरा अमला वहां पर मौजूद है। उसके बावजूद स्थितियां कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। ये सोचनीय विषय है। बिल्कुल पूजा, मैं बता दूं कि आईसीएमआर की टीम के साथ साथ यहाँ पर केजीएमयू की टीम भी पहुंची हुई है फिरोजाबाद में। और हमने एसएन सिंह से जो यहाँ के केमियोलॉजी के प्रोफेसर हैं उनसे भी बात की, लेकिन कोई भी सही सर्टिफिकेशन जवाब नहीं देने के लिए तैयार है। वहीं अगर हम एमसीआर की जो जांच रिसर्च में जो निकल के आया है वो D2 वायरस जो दिया है, डेंगू का जो सेकंड वर्जन है, D2 वायरस नाम दिया है, जिसके चलते सबसे ज्यादा मौतें दिखाई जा रही है। ताकि मैं पूजा ये भी बता दूं कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी कहीं न कहीं खुल के आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर ब्लड डोनेशन की बात करें तो लगभग 1000 यूनिट डोनेशन हो चुका है ब्लड, जिसमें अमित गुप्ता हमारे जो समाज सेवी हैं फिरोजाबाद के, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद नहीं है और मैं उनसे भी ग्राउंड जीरो से मैं बात कर रहा हूँ कि अमित जी, किस तरीके की अभी जो हालत बनी हुई है, क्या स्थिति बनी हुई है सर जी? मैं दीपक जी आपको बता दूं कि अभी जनपद फिरोजाबाद में डेंगू का प्रकोप बड़े स्तर पर चल रहा है, जिसमें डेंगू पीड़ित बच्चे या अन्य युवा या अन्य बुजुर्ग हैं, उनमें प्लेटों की गिरावट बड़ी तेजी से गिर रही है। तो उनको रक्त और प्लेटों की आवश्यकता अधिक मात्रा में पड़ रही है। बीते 15 दिन से आप सो नहीं पा रहे हैं। लगभग अब तक हम ब्लड डोनेशन की बात करें तो कितने यूनिट यहाँ पर ब्लड डोनेशन कर दिया होगा? जनपद फिरोजाबाद में लगभग 10 रक्तदान शिविर लग चुके हैं। उनमें कम से कम 1000 यूनिट एकत्रित हो चुका है और वो भी कम पड़ रहा है। और डेली डिमांड है, कम से कम 40 से 50 डिमांड है डेली जम्मू तक एलटीपी प्लेटों की आ रही है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। ऐसे में जनता टीवी की आपसे सिर्फ एक ही अपील है कि अपने आसपास साफ पानी भी इकट्ठा ना होने दीजिए। साथ में मौजूदा वक्त जो नाजुक वक्त चल रहा है, इसमें रक्तदान महादान है।
कुछ कम नहीं होगा, लेकिन किसी की जान बच सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख होगा देवभूमि का। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और चुनाव नजदीक आने के साथ ही नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना जाना भी लगा हुआ है। भाजपा में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के विधायक राजकुमार ने पार्टी ज्वाइन कर ली। उत्तरकाशी जिले की पुरोला सीट से कांग्रेस विधायक है राजकुमार, आज दिल्ली में भाजपा का हिस्सा हो गए। कांग्रेस का हाथ छोड़ा, कमल थाम लिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल थे। इससे पहले शनिवार को राजकुमार भाजपा में शामिल होने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उनकी ज्वाइनिंग टल गई। सूत्रों के मुताबिक विधायक ने भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के सामने देहरादून की एक सीट से टिकट देने की शर्त रखी थी, जिस कारण ऐसा हुआ था। तो सूत्र बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सूत्रों के अलावा कांग्रेस क्या कह रही है। कांग्रेस की पुरोला सीट से विधायक राजकुमार ने बीजेपी का दामन थाप लिया। इसी को लेकर के उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने इसको अपनी कमजोर कड़ी का टूटना बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल का साफ तौर पर कहना, पुरोला विधायक के क्षेत्र में क्या स्थिति थी ये सभी जानते हैं, सभी को पता है। ऐसे में उन्होंने खुद संगठन को छोड़कर सही काम किया। अब कांग्रेस अपनी जमीन से जुड़े पकड़ वाले उम्मीदवारों को टिकट देकर एक सीट पक्की तय करने का काम करेगी। जो हमारी कमजोर कड़ियां हैं वो सभी विधानसभाएं धीरे धीरे कमजोरी से मजबूती की ओर बढ़ रही है। राजकुमार जी की, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि वो शामिल हो चुके हैं, उनकी राजनीतिक स्थिति उस विधानसभा क्षेत्र में जो थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। कोई भी स्थान रिक्त नहीं होता, उस स्थान की पूर्ति होती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो स्थान कांग्रेस पार्टी में रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति बहुत मजबूती के साथ हुई। तो इसको कहते हैं नकारात्मकता में सकारात्मकता, लेकिन उम्मीद इतनी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो सिर चढ़ जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 4 धामों के तीर्थ पुरोहित और युवा साधु समाज की देवस्थानम बोर्ड को लेकर अखिल भारतीय युवा साधु समाज ने हरिद्वार स्थित चेतन ज्योति आश्रम में एक अहम बैठक करी है। साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत शिवानंद की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई थी। बैठक में सर्वसम्मति से ये अहम फैसला लिया गया है। इस फैसले को ध्यान से समझिए। उत्तराखंड राज्य सरकार 4 धाम देवस्थानम बोर्ड प्रबंधन विधेयक को अगर 30 अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर, बार बार जनता टीवी इसलिए रिपीट कर रहा है क्योंकि हम ही पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आवाज उठाई कि टेबल टॉक होनी चाहिए। टेबल टॉक के बाद अस्थायी समाधान तो जरूर निकला है, लेकिन यहाँ पर प्यार भरा अल्टीमेटम है। सरकार वापस अगर नहीं लेती है देवस्थानम बोर्ड को, तो संतों की अगुवाई में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में देश भर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय युवा साधु समाज 1 नवंबर से हरिद्वार से एक्ट के विरोध में आंदोलन का आगाज करेगा। नहीं, हमसे कहा है कि कमेटी हमने उनकी बातों को सुनने के लिए ही बनाई है और यानी कि उनकी बात सुनेंगे। उन्हीं के समाज के बीच में से आते हैं, उन्हीं के बीच में उन्होंने पूरे जीवन भर काम किया है। वही अगर इसमें कम्युनिकेशन गैप है तो हम लोग उसको दूर करेंगे और पहले कमेटी पूरी बात सुनेगी, उसके बाद सरकार को उस पर निर्णय लेना। आज हमने उनसे अनुरोध किया है कि सभी लोग जो है और सब लोग, क्योंकि हमारी सरकार पूरी तरह से जो है उसमें गंभीर है। हम चाहते हैं कि 4 धाम यात्रा भी चले। उसको लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय में जो आई थी और हाईकोर्ट में उसकी सुनाई होनी है। देवस्थानम जो क्लियरिटी आने की, उसके हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। सरकार नहीं करती है तो आगे हम आंदोलन करने के लिए हम विवश होंगे और हम आंदोलन का प्रारंभ हरिद्वार से करेंगे और हरिद्वार से एक बड़ा आंदोलन हम यहाँ से 30 दिन की मोहलत दी है हम लोगों ने। 30 दिन के अंदर अगर ये लोग नहीं मानते हैं, नहीं रद्द करते हैं, तो फिर हरिद्वार से आंदोलन शुरू होगा और पूरे प्रदेश में होगा और प्रदेश से शुरू होते होते वो पूरे देश भर में आंदोलन किया जाएगा। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हरिद्वार से विकास खरे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विकास, सरकार की बांछें खिली हुई थी कल 1.5 घंटे की मीटिंग के बाद, लेकिन प्यार भरी जो चेतावनी मिली है कि 1 नवंबर का अल्टीमेटम है, 1 नवंबर से प्रदेश नहीं देश सुनेगा देवभूमि की हुंकार।
बिल्कुल पूजा, आपको बता दें आज हरिद्वार में जीवन चैतन्य ज्योति आश्रम में जो मीटिंग की गई है और चारों धाम के जो तीर्थ पुरुष है उनके तत्वाधान में इस बैठक का आयोजित किया गया। इसमें जो सर्व सम्मिलित के साथ जो उसमें फैसला लेगा जो राष्ट्र अध्यक्ष अखिल भारतीय जो साधु समाज के शिवानंद के द्वारा सातपुर से चेताया जाए कि अगर 30 अक्टूबर तक अगर राज्य सरकार इस फैसले को, विधेयक को वापस नहीं लेती है तो व्यापक आंदोलन पूरे भारत में होगा। इसको देखते हुए जो साधु संत समाज है, युवा समाज है, वो भी सातपुर से हरिद्वार में आ जा रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार में भी 1 नवंबर से जो सातपुर से चेताया गया है, उत्तराखंड राज्य सरकार को चेतावनी दी गई अगर 1 नवंबर तक और 30 अक्टूबर तक ये विधेयक वापस नहीं लिया जाता है तो इसको लेकर जो चारों धाम के साधु संत समाज तीर्थ पुरोहित है वो भी 1 नवंबर से हरिद्वार में आंदोलन किया जाए। तो लगातार आज भी जो दर्शन बोर्ड को लेकर जो साधु समाज है, संत समाज है, उनमें काफी रोक है और लगातार वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस विधेयक को पूरी तरह से वापसी ले। बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अभी तो ये अंगड़ाई है और आगे बहुत लड़ाई है, ये कहते नजर आ रहे हैं तीर्थ पुरोहित की ये सिर्फ अल्प विराम है, इसे पूर्ण विराम सरकार लगाएगी। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।